हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम नवंबर के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वो हमारा है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। किसने रिलीज़ किया है? ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड एक ग्लोबल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसको 2010 के अंदर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने यूएनडीपी के साथ मिलकर इसको रिलीज़ किया था। ये हमारा वाला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो पहली बार रिलीज़ किया गया है। अभी 2015-16 के डेटा यूज़ किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डाटा इसमें यूज़ किया गया है। एंड जो नेशनल लेवल पे जो इसकी वैल्यू आई है वो 0.118 है। रूरल एमपीआई की जो वैल्यू आई है नेशनल लेवल पे 0.115 है। और अर्बन लेवल पे जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.04। ये याद रख सकते हो आप। नेशनल लेवल वाली तो याद रखनी है। नेशनल की कितनी है? 0.118 है। ठीक। तो इसके अंदर कितने इंडिकेटर्स हैं? 12 इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं। 12 इंडिकेटर्स हैं, उसमें 2 इंडिकेटर्स नए ऐड किए गए हैं, एंटीनेंटल केयर और बैंक अकाउंट। 2 इंडिकेटर्स जो ग्लोबल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके, उसमें 10 इंडिकेटर हैं, हमारे वाले में 12 हैं। तो 2 नए ऐड हमने किए हैं, एंटीनेंटल केयर और बैंक अकाउंट। ठीक। अब आगे देखते हैं इसकी 3 डायमेंशन कौन कौन सी है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पहले वाले की डायमेंशन है। जो डायमेंशन सबकी सेम ही है ग्लोबल लेवल पे, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 डायमेंशन है। बाकी हेल्थ के आगे 3 सब इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंट एंड मोर्टेलिटी एंड एंटीनेंटल केयर। दैन एजुकेशन के 2 हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। दैन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कितने हैं? 7 हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो ये 7 इंडिकेटर्स हैं। ठीक। इनमें से 3 जो डायमेंशन है इनका 1/3 1/3 1/3 वेटेज है। फिर उसके बाद में इसके जैसे कि हेल्थ का कितने हैं? 3 इंडिकेटर्स हैं, तो 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो इसके कितना हो जाएगा? न्यूट्रिशन का कितना हो जाएगा? 1/16 वेटेज है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी का 1/12 हो जाएगा, इसका भी 1/12 हो जाएगा। एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग का 1/6 है, स्कूल अटेंडेंस का 1/6 है, और इनका वेटेज है। बाकी इसका जो ईयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो इंडिकेटर्स हैं उनका सारों का वेटेज कितना है? 1/21 है। अभी हम एक एक करके देखते हैं इनमें क्या क्या है। न्यूट्रिशन पे इनमें जो डेप्रीवेशन किसी भी इंडिकेटर्स पर, इनमें से कुछ कंडीशन दी गई है हर एक इंडिकेटर के लिए, वो यदि फुलफिल नहीं होगी तो एक हाउस होल्ड को डिप्राइव्ड मान लिया जाएगा। हाउस होल्ड यूनिट रखी गई है इसकी, यानी कि एक फैमिली कह लो या हाउस होल्ड कह लो। ठीक। तो पहला इंडिकेटर है उसका न्यूट्रिशन है। उसमें क्या है कि एक चाइल्ड है जो 0 से लेके 59 मंथ का हो, या फिर एक वुमेन 15 से 49 ईयर एज की हो, या फिर कोई एक मेल अडल्ट 15 से 54 ईयर एज का हो, वो अंडर न्यूरिश्ड है, तब हम उसको हाउस होल्ड को क्या मानेंगे? न्यूट्रिशन पे वो डेप्राइव्ड है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, इसमें क्या है कि यदि पिछले 5 साल में 18 साल या उससे ज़्यादा का बच्चा की डेथ हो गई हो, 18 साल या उससे कम का जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई हो फैमिली के अंदर, तब उस हाउस होल्ड को डिप्राइव्ड मान लिया जाएगा इस इंडिकेटर पे, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी पे। एंटीनेटल केयर क्या है? इसमें क्या है, एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, किसी भी घर में लास्ट 5 साल में कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, यदि उसको 4 एंटीनेंटल केयर ना मिले या फिर ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको हेल्प ना मिले, असिस्टेंट ना मिले, तब हम उसको इस इंडिकेटर पर डिप्राइव्ड मान लेंगे। ईयर ऑफ स्कूलिंग, फिर एजुकेशन वाले में क्या है? एजुकेशन वाले में 2 इंडिकेटर हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। तो स्कूल ईयर ऑफ स्कूलिंग में क्या है? कोई भी हाउस होल्ड जिसका अंदर कोई भी बंदा 6 साल का जिसने स्कूल पूरा नहीं किया हो, जो 10 साल से बड़ा हो, कोई भी बंदा जो 10 साल से बड़ा हो और उसने 6 साल का स्कूल एजुकेशन नहीं किया हो, तब उसको हम इस इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड मान लेंगे। स्कूल अटेंडेंस में क्या है? वो जो बच्चा किसी हाउस होल्ड के अंदर, वो बच्चा जो 8वीं क्लास तक जा सकता है, जिसकी एज है 8वीं क्लास तक जाने की, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो स्कूल अटेंडेंस के पैरामीटर पर हम उसको डिप्राइव्ड मानेंगे। अगला जो इंडिकेटर है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसके अंदर 7 डायमेंशन है, कौन कौन सी? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट एंड बैंक अकाउंट। तो कुकिंग फ्यूल में क्या है? इसमें कब डिप्राइव्ड मानेंगे? जब कोई हाउस में डंग यानी कि गोबर, एग्रीकल्चर क्रॉप, स्कब या वुड या चारकोल, इन सभी का यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, तब इसको हम डिप्राइव्ड मानेंगे। सैनिटेशन, जब उसमें टॉयलेट नहीं हो तब हम इसको डिप्राइव्ड मान लेंगे।
ड्रिंकिंग वाटर में कब मानेंगे उसको डिप्राइव्ड, जब कि उससे घर से 15 मिनट की दूरी पे कोई सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स नहीं हो, अवेलेबिलिटी नहीं हो, तब हम उसको ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर पर डिक्लाइन मान लेंगे। राउंड ट्रिप कितने हो जाएगी, 15 मिनट आने का 15 मिनट जाने का, 30 मिनट की राउंड ट्रिप हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या कब मानेंगे, जब हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं हो। हाउसिंग में जब कच्चा घर हो तब मानेंगे। एसेट्स में ऐसा हाउस होल्ड जिसके घर के अंदर ये दो चीज़ें न हो, कोई भी ये चीज़ें दो न हो, दो न होनी चाहिए। जैसे रेडियो है वो दो न हो, टीवी दो न हो, टेलीफोन दो न हो, कंप्यूटर दो न हो, एनिमल कार्ट, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये सारे दो नहीं होने चाहिए। और उसमें पास एक कार भी नहीं होनी चाहिए और एक ट्रक भी नहीं होगा, तब हम उसको गरीब मान लेंगे। मल्टी डायमेंशनल पावर उस एसेट के आधार से मानेंगे। बैंक अकाउंट, उसमें से किसी हाउस होल्ड का कोई बैंक अकाउंट नहीं हो उस हाउस होल्ड में किसी का भी, तब हम उसको पुअर मान लेंगे, मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये सारे इसके इंडिकेटर्स थे। अब हम देखते हैं कि कौन सा किस इंडिकेटर पे कितना डिप्राइव्ड है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वो डिप्राइव्ड है वो कुकिंग फ्यूल के रिगार्डिंग है। कुकिंग फ्यूल में 58% है और मल्टी डायमेंशनली पुअर। 52% लोग सैनिटेशन के रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। न्यूट्रिशन पे 37% है। हाउसिंग पे 45% है। दैन बैंक अकाउंट 9.7% है, जो नया ऐड किया गया है। एंड एक और जो ऐड किया गया था वो था एंटीनेटल केयर। ठीक, 2.7 चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी में है। मैटरनल हेल्थ में कितना है 22.6%। दैन ईयर ऑफ स्कूलिंग 13.9%। 6.4% इज दिस। ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। इतने परसेंटेज मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं इन विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिकेटर्स। ये डाटा आप कोट कर सकते हो किसी भी आंसर्स में। अगला है हम पॉवर्टी इंडेक्स में अब स्टेट वाइड पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर कौन है, बिहार है। दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे पे यूपी है। तो बिहार में कितनी है 51.9% मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं। कोरोना के कारण तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। झारखंड में 42% है, यूपी में 37% है। सबसे कम किस में है, केरल में है 0.71%। उसके बाद पुडुचेरी में है, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम। ये ऐसे जो स्टेट्स हैं नीचे वाले जिसमें 10% से कम भी हैं। मैप में भी आप देख सकते हो, मैप को आप बना सकते हो, सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। अगला हम देखते हैं पॉवर्टी के अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, क्या क्या कमेटीज़ हैं। 1901 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के अंदर पॉवर्टी के बारे में बात की थी। उसके बाद में फिर 1938 के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, उसने भी बात की थी जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी। अपॉइंट किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस कमेटी को। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने अपनी कमेटी बनाई थी। 1971 में दांडेकर एंड रात कमेटी आई थी, उसने कहा था कि क्लेरियंट को हम क्या बनाएंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे। फिर 1972 में अलाग कमेटी आती है, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को अपना क्राइटेरिया बनाती है। फिर ये 1973 के अंदर लकड़वाला कमेटी आती है जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर को अकाउंट्स में लेते हुए बनाती है। फिर 2009 के अंदर तेंदुलकर कमेटी आती है, वो पॉवर्टी लाइन को देती है 2009 के अंदर तेंदुलकर कमेटी। रूरल की अलग पावर्टी लाइन देती है, अर्बन एरिया की अलग पावर्टी लाइन देती है, और वो जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज करती है। फिर हम 2014 के अंदर अलग कमेटी बनाते हैं रंगारंजन कमेटी, वो मॉडिफाइड मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड यूज करती है। एंड जो रंगारंजन कमेटी है वो तेंदुलकर कमेटी से ज़्यादा बता देती है पावर्टी लाइंस, तो इसलिए हम रंगाराजन कमेटी को स्वीकार नहीं करते हैं और तेंदुलकर कमेटी के ही डेटा को यूज करते हैं। पॉवर्टी इंडेक्स का टॉपिक खत्म। अगला जो टॉपिक है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसको 2016 में इनेक्ट किया गया था एंड बहुत सारे लॉज को रिप्लेस करके लाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। इसका एम क्या था, टू स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप द रिजोल्यूशन प्रोसेस इन ए फेल्ड बैंकिंग पोजीशन। बहुत सारे एनपीएज आ रहे थे तो उनको रिजोल्यूशन करने के लिए इसको लाया गया था। एंड तो इसके क्या है, इसके अंदर 5 जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, 5 इसके पिलर्स हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, दैन इंसॉल्वेंसी आईपीएज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज भी होती हैं, दैन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है, नेशनल कंप्लीट ट्रिब्यूनल है, दैन डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, दैन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड भी है। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, एक वह सिचुएशन होती है जब इंडिविजुअल या कंपनी अपना डेब्ट नहीं पे कर सकते। बैंक्रप्सी है उसको हम कानूनी तौर पे, इंसॉल्वेंट बंदे को एक कानूनी तौर पे जब हम कह देते हैं कि ये इंसॉल्वेंट हो गया तब उसको बैंक्रप्ट मान लिया जाता है।
इट इज ए सिचुएशन वेयर बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन हैज डिक्लेयर्ड ए पर्सन और एंटिटी इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगला है इसके अंदर क्या है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का वाई, हु, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, ये देखते हैं हम वाई क्यों क्यों लाया गया था ये, टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेस्ड एसेट के जो रिजोल्यूशन के लिए लाया गया था। एंड इसके लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स। किसके लिए था ये, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एंड कब इसको 270 डेज दिए गए थे डिसाइड करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए। दैन इसको फास्ट ट्रैक द प्रोसेस विद इन 90 डेज, अवेलेबल स्पेसिफाइड एंटिटीज़। दैन एडजुकेटिंग अथॉरिटीज़ अपॉइंट की गई हैं, उसको देखते हैं कैसे हैं। कोई इंडिविजुअल्स के लिए अलग है और ये कॉर्पोरेट पर्सन के लिए अलग अलग एडजुकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल के लिए जो इन्फॉर्मेशन जो जाएगा, इंसॉल्वेंट बंदा हो गया तो वो जाएगा डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, फिर वहाँ से जो अपील लाई करेगी वो एपलेट ट्राइब्यूनल में लाई करेगी, और वहाँ से वो जो अपील लाई करेगी वो सुप्रीम कोर्ट को लाई करेगी। ठीक, यहाँ से फिर कॉर्पोरेट पर्सन जा सकता है इसके अगेंस्ट में, एनएलसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकता है, वहाँ से जो अपील लाई करेगी वो इसमें जाएगी नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब इसको रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले कोई डिफ़ॉल्ट होगी, कंपनी डिफ़ॉल्ट होगी तो क्या करेगी वो लोग, वो अपना एक अपॉइंट करेंगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट करेगी जो जानकार होंगे इस प्रोसेस को कि ये इंसॉल्वेंसी होती कैसे है, इसको कैसे कंडक्ट कराना है। ठीक है, फिर इसको 330 दिन का टाइम दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपना एक प्लान तैयार करने के लिए कि आगे आगे उनको क्या करना है। फिर ये जो प्लान तैयार करेंगे तो वो जाएगा क्रेडिटर कमेटी के पास। ठीक, कमेटी ऑफ क्रेडिटर होती है एक, उसके पास जाएगा, जो लोन देते हैं ना उनकी एक क्रेडिटर होती है। यदि वो 60% लोग क्रेडिटर अप्रूव कर दें तो उस प्लान को हम रेडी मान लिया जाता है कि अप्रूव हो गया, और ये जो कंपनी है, जो स्ट्रेस्ड कंपनी थी, उसका रेजोल्यूशन हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, एंड फिर कंपनी को बेच दिया जाता है या लिक्विडेट कर दिया जाता है, यही पूरी प्रोसेस है इसके अंदर। एंड फिर इसके अंदर बताया गया है कि कौन अपॉइंट करता है आईपी को, एप्लीकेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं एप्लीकेशन ऑन डिफ़ॉल्ट, एनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी एनी फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर इसके इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यदि वो कंपनी डिफ़ॉल्ट हो रही हो इंटरेस्ट पेमेंट में। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करेगा, रेगुलेटर अपॉइंट करेगा। ठीक है, एंड फिर वो टेक ओवर कर लेंगे रनिंग ऑफ द कंपनीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर विल बी सस्पेंड कर दी जाएगी, एंड इट विल बी इन्वेस्टेड इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स में इन्वेस्ट कर दी जाएगी, और वही लोग उसको कंपनी को चलाएंगे। ठीक, उसके लिए फिर मोरेटोरियम पीरियड भी रखा गया है। फिर क्रेडिटर कमेटी है, क्रेडिट कमेटी होगी ऑफ क्रेडिटर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड रिलेटेड पार्टी विल बी एक्सक्लूडेड। इसमें 66% रेजोल्यूशन प्लान हो गया, हमने देख लिया ये पुराना है। ठीक है, 66% हो जाएगा। फिर इसको लिक्विडेशन के लिए इंसॉल्वेंसी बहुत सारी कॉस्ट आएगी, ये सब कुछ है। फिर इश्यूज़ हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, क्या क्या इश्यूज़ हैं। अब हम जो लिक्विडेट हो रही है कंपनी, उनके अंदर जो हेयर कट है वो एज हाई एज 95%, हाई हेयर कट बहुत ज़्यादा है, 95% है। बहुत सारे मल्टीपलिसिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनलिटी हो गई है, और इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है एनएलसीटी के अंदर, 50% के करीब है, जिसको पेंडेंसी ऑफ केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है आगे भी। रिजिडिटी इन रेजोल्यूशन प्लान, यदि एक बार प्लान बना दिया तो उसको या तो टेक कर लो या फिर गो कर लो, ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। इसी के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसका नाम है GN वाजपेयी कमेटी। ठीक है, वो उस कमेटी ने इस आइडेंटिफाई किया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस के क्या क्या गोल हैं। पहला गोल उसने बताया था रिजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रेस एसेट, दूसरा बताया था प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा उसने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एंड चौथा है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को बैलेंस कराना है। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि जो एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाया जाए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस को कंडक्ट करवा सके। इसके हमें रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कितना सक्सेस हुआ है कितना नहीं हुआ है। फिर आउटकम्स को मेजर करना पड़ेगा, एंड नॉन क्वान्टिफाइड आउटकम्स लाइक बिहेवियर चेंज है उनको भी हमें अकाउंट्स में लेना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को प्रोसीड करते समय टाइम। ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अगला टॉपिक है वो रिलेटेड विद एनपीएज है। एनपीएज क्या होता है, एनपीएज एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। वो एसेट
जिसका जो हमने लोन या कोई लोन लिया है, यदि हम उसको लोन को प्रीपे नहीं कर पाते हैं या फिर उस पर इंटरेस्ट रेट को रीपे नहीं कर पाते हैं, तब वो एनपीए बोला जाएगा। ठीक है, 90 दिन तक हम कुछ नहीं पे कर पाते हैं तो उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा एनपीए में। 90 दिन से पहले उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में क्लासीफाई किया जाता है। असम में 0, 1 एंड 2, 0 से 30 के लिए असम में 0 में क्लासीफाई करते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में। फिर 30 से 60 के बीच में उसको असम में 1 में क्लासीफाई करते हैं, असम में 2 में 60 से 90 दिन के लिए। 90 दिन का जो हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तब उसको एनपीए बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब कोई भी एनपीए जो 12 महीने तक एनपीए रह गया तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। ठीक, कोई भी सब स्टैंडर्ड एसेट जो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रह गया तो उसको हम डाउटफुल एसेट बोलेंगे। लॉस एसेट क्या होता है? वो एसेट जो जिसे हम बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं कर पाएँ, रिकवर कर भी लें तो उससे बहुत ज़्यादा हमें एसेट वेसेट बेच दें जितना भी, तो उसका कुछ नहीं मिले हमें, तो वो लॉस एसेट हो जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? इट गवर्न्स द कैपिटल दैट अ बैंक ought टू होल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट। ये इसके पास कितनी, अपने बैंक के पास अपने कितनी धनराशि रखनी चाहिए ताकि वो जो लॉस हो, तभी कोई जैसे इकोनॉमिक, क्या हो गया ये इसको, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, ये वही चीज़ होती है कि किसी बैंक को अपने पास कितना धन रखना पड़ेगा, कितना जो है उसके एसेट के कंपेयर में कितना उसके पास अपना धन रखना पड़ेगा। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू या फिर जिसमें भी हो सकता है उसको रखना पड़ेगा, उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं। एसेट क्वालिटी क्या होती है? ये बताती है कि लोन वापस आएगा या नहीं। ठीक, लेवरेज रेशियो क्या होता है? इट शोज हाउ मच ए लेंडर हैज स्ट्रेस्ड इटसेल्फ इन वर्किंग फंड्स टू जनरेट द इनकम। दैन रिटर्न ऑन एसेट होता है, ये बताता है प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है कि इसमें कितना प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक, तो ये हमारे हुए। तो इसमें अभी गवर्नमेंट पीसीए फ्रेमवर्क लेके आई थी, प्रमोट करप्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लेके आई है, उसको रिवाइज किया गया था। एंड ये अभी जो है सब बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा पीसीए फ्रेमवर्क, एक्सेप्ट पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दो बैंकों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और बाकी सब बैंक के लिए प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 3 पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं, कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज। कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। कब कैपिटल प्रमोट पीसीए फ्रेमवर्क को लगा दिया जाएगा? तब जब कैपिटल, एसेट एंड लेवरेज, ठीक, इन 10 पैरामीटर पे कोई भी बैंक डिफॉल्ट हो रहा है तो वहाँ पे आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर एक्शन लेगी बैंक्स पे। ठीक, वो एक्शन मैंडेटरी एक्शन भी हो सकता है और दूसरा है डिस्क्रिशनरी एक्शन भी हो सकता है। मैंडेटरी एक्शन को 3 थ्रेशोल्ड में आरबीआई ने डिवाइड किया है, रिस्क थ्रेशोल्ड 1, रिस्क थ्रेशोल्ड 2, रिस्क थ्रेशोल्ड 3। ठीक, तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन, इसके अंदर कोई भी बैंक जो बहुत डिफ़ॉल्ट हो गया है, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर ये रिस्क थ्रेशोल्ड 1 कैटेगरी में आ गया, कैटेगरी में 1 में आ गया, तो आरबीआई क्या कर सकती है? मैंडेटरी उसके क्या एक्शन ले सकती है? उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि वो डिवाइडेंड नहीं दे सकते, रिमिटेंसेज नहीं दे सकते प्रॉफिट का, एंड दैन नई कैपिटल वो अपने अंदर नहीं ला सकते। ठीक, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 के अंदर क्या कर सकते हैं वो लोग? नई ब्रांच नहीं खोल सकते वो लोग। रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंदर क्या कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे, एंड कैपिटल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। डिस्क्रिशनरी एक्शन है आरबीआई का, उसके अंदर वो क्या करेगी? स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन ले सकती है, बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है, गवर्नेंस रिलेटेड ले सकती है, कैपिटल, क्रेडिट, मार्केट, एचआर रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, कोई भी अदर जो एक्शन लेना चाहे आरबीआई उन बैंकों पर लिया जा सकता है जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, जो बैंक्रप्सी की स्टेज पे आ गए हों। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो बी आर एस एस आर है। बी आर एस आर, ये क्या होता है? ये बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। तो ये व्हाट इज बी आर एस आर एंड इट्स प्रिंसिपल। बी आर एस आर की फुल फॉर्म है बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सेबी 2015 के अंदर एक रेगुलेशन लेके आई थी जिसके अंदर कंपनीज को मैंडेटरी डिस्क्लोज करना था कि वो लोग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या एक्शन ले रहे हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक,
उसी को बोला गया है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कि उनका बिजनेस कितना सस्टेनेबल है उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है मैंडेटरली। ठीक, लीडरशिप में फ्रेमवर्क में उनको वॉलेंट्री है। इसके अंदर 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट रिलेटेड डिस्क्लोजर एंड प्रिंसिपल वाइज रिलेटेड डिस्क्लोजर। एंड इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के 9 प्रिंसिपल हैं, वो हम आगे देखते हैं कौन क्या क्या हैं। तो 9 प्रिंसिपल क्या है कि बिजनेस शुड कंडक्ट और गवर्न देमसेल्फ विद इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंट मैनर एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ बिजनेस को हमें कंडक्ट करना चाहिए। ठीक, और बिजनेस जो भी गुड एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सस्टेनेबल हो, सेफ हो, और बिजनेस से हमें वेलबींग ऑफ ऑल की, सबकी वेलबींग इंश्योर हो उस बिजनेस से। उस बिजनेस से हमें स्टेक होल्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल हो वो स्टेक होल्डर की तरफ, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, वो इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, वो ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखे, पब्लिक के तरफ जो रिस्पॉन्सिबल हो वो क्या हो, कंज्यूमर्स के फ्रेंडली भी हो। 9th वाला कंज्यूमर फ्रेंडली है। 8th वाला क्या है, वो प्रमोट करे इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ को बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। तो क्या क्या हो गए, इंटीग्रिटी से रिलेटेड है पहला, दूसरा सस्टेनेबिलिटी से है, ठीक, तीसरा वेलबींग ऑफ ऑल, चौथा रिस्पॉन्सिबल टू ऑल स्टेक होल्डर, ह्यूमन राइट्स, पांचवा, 6 इन्वायरमेंट, सातवां इन पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आठवां इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड नौवां देयर स्टेक होल्डर को, कंज्यूमर्स को प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। ये 9 प्रिंसिपल हो गए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। ठीक, इंडिगो इंडिया के अंदर पहली कंपनी बनी थी जिसने ये लागू करने की कोशिश की थी। बिकम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू शो एफर्ट ऑफ सस्टेनेबल एविएशन सेक्टर में अपनी पहली रिपोर्ट लाई थी ESG की रिपोर्ट में। ठीक, एंड पहली बार इसके अंदर इंडिया में ESG टाइमलाइन है वो क्या है कि 2009 के अंदर नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइन लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा, इन फॉर्म ऑफ ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गाइडलाइंस लेके आई थी। फिर 2012 के अंदर क्या किया गया था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग लेके आई थी सेबी टॉप 100 कंपनीज के लिए। 2014 के अंदर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी कर दी गई थी कंपनीज एक्ट के अंदर। 2017 के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग लेके आया था सेबी। फिर 2019 के अंदर नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट लेके आया था। फिर 2021 के अंदर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लेके आया है, मेड वॉलेंट्री फॉर 1000 लिस्टेड कंपनीज एंड मैंडेटरी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से मैंडेटरी हो जाएगी ये। तो ये इसको सेबी लेके आया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक, तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी है। ये लीगल टेंडर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करेगा। एंड प्राइवेट कौन सी हो जाएगी, ब्लॉकचेन है, इथेरियम है, प्राइवेट है वो सब कुछ। एंड इस ये एक लीगल गवर्नमेंट इशू करेगी तो ये लीगल टेंडर होगी, जो केस है उसी के बराबर होगी, सेम वैल्यू होगी। ठीक है, ओनली फॉर्म विल बी डिफरेंट। और ये फियाट करेंसी भी होगी क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक की गई है, और एक्सचेंजेबल होगी, 1 to 1 हम इसको एक्सचेंज कर पाएंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ब्लॉकचेन का यूज़ जैसे जैसे बढ़ा है वैसे ही सुप्रीम गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, 80 गर्ग कमेटी, एंड उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उसने कहा था कि हमें क्रिप्टो करेंसी, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन कर देना चाहिए। फिर जो भी प्राइवेट करेंसी खरीदता है या फिर ट्रेडिंग करता है उसको हमें जेल टर्म देनी चाहिए, 10 साल की जेल कर देनी चाहिए। फिर मॉनेटरी पेनल्टी लगा दो 3 गुना उस पर। और हमें जो गवर्नमेंट को ये बोला गया था कि गवर्नमेंट जो अपना दिमाग खुला रखे ताकि वो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सके, टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। बिटकॉइन करेंसी है उसको बैन करने की बात की थी, ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके अपनी वो एक सेंट्रलाइज करेंसी बना सके, क्योंकि ब्लॉकचेन के बहुत सारे फायदे हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के, चैलेंजेस क्या हो जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी पहला चैलेंज है, साइबर सिक्योरिटी हर दिन अटैक होता रहता है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। डिजिटल थेफ्ट का चैलेंज है, जैसे कि माउंट गॉक्स में बैंक्रप्सी केस है। फाइनेंशियल इलिटरेसी है, प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। डिजिटल डिवाइड है, दैन फाइनेंशियल इलिटरेसी तो बहुत कम है, लेस देन 30% फाइनेंशियल इलिटरेसी है, तो इसमें इसका यूज़ बढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। दैन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो कैश के अपने फ़ायदे हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के कुछ फ़ायदे भी होंगे,
जैसे कॉस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी को मैनेज कर, इसकी करेंसी को मैनेज करने की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, इसको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, रियल टाइम पेमेंट है, इसमें जो पेमेंट तुरंत हो जाएगी। दैन प्रिंट कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो जाएगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होगा, प्राइवेसी लेक ये ठीक है। देन रेगुलेटेड किया जाएगी, प्राइवेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता है, जैसे कि बिटकॉइन खरीद लो तो उसमें आपको ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म है ही नहीं, बिल्ट इन इन्फ्लेशन है उसके अंदर। तो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इसको आरबीआई रेगुलेट करेगी तो ये लेस वोलेटाइल होगी, जबकि बिटकॉइन के अंदर बिल्ट इन इन्फ्लेशन होता है, फिक्स नंबर ऑफ कॉइन इज देयर। दैन क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, वो कम हो जाएगा क्रिप्टो करेंसीज को। अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो है मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2021 रिलीज किए गए थे अभी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड उस रूल्स को हमें अभी देखते हैं। एक मिनट, कहाँ गया है? हाँ ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि सबमिशन ऑफ डिजिटल प्लान, सबसे पहले जो भी मिनरल एक्टिविटी को एक्सप्लोर करना चाहता है उसको एक डिजिटल प्लान सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उस प्लान को सबमिट करने से पहले उसको प्लान को बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाने के लिए एक सर्वे करवाना पड़ेगा, उसके लिए वो डिजिटल जीपीएस सिस्टम हो या फिर टोटल स्टेशन या ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ये तीनों टेक्नोलॉजी है, इनका यूज़ करके वो क्या बनाया जाएगा, एक सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा उस एरिया का, फिर वो प्लान बनाया जाएगा, फिर उसको सबमिट किया जाएगा। ड्रोन सर्वे मैंडेटरी है जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो 1 मिलियन टन से ज़्यादा का, और लीज्ड एरिया 50 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, तब उसको मैंडेटरी ड्रोन सर्वे करना पड़ेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा इससे, इसका फ़ायदा क्या होगा, माइनिंग इंजीनियरिंग का एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा जिसके पास डिप्लोमा होगा। एंड कंप्लायंस बर्डन इसका कम किया गया है, कैटेगरी ए माइंस हैं, वो क्या होती है जिसका लीज एरिया 25 हेक्टेयर से कम होता है, उसको कैटेगरी ए माइन बोलते हैं। सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी यदि आप रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो पेनल्टी दी जाएगी, मेजर पेनल्टी कैन बी इन टर्म ऑफ फाइन एंड जेल बोथ, माइनर में केवल फाइन दिया जाएगा। तो ये थे कॉर्पोरेट माइनर, ये क्या थे, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, जिसके अंदर पहले हमें सबमिशन ऑफ डिजिटल प्लान, फिर उसको ड्रोन सर्वे मैंडेटरी करना पड़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंप्लायंस ईजी हो जाएगी, सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी और पेनल्टी दी जाएगी। यही था, इतना था, इसमें कोई है नहीं कुछ। अगला टॉपिक है वो हमारा है चीज सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है। और ये इसका अपना एक डेब्ट ऑब्लिगेशन होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन बी इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम जिसका मेच्योरिटी पीरियड होगा, लॉन्ग टर्म जिससे 1 साल से ज़्यादा का मेच्योरिटी पीरियड होगा उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, ठीक। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों ही इशू कर सकती हैं, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों ही इशू कर सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल बॉन्ड इशू कर पाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंटल लोन बोलते हैं, ठीक। एंड इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, इसलिए इनमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए वो अपना डेब्ट ऑब्लिगेशन तो पे ही करेगी, ठीक। एंड इसलिए इनको गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोला जाता है। ये न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि अभी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान में बात कर रही है, ताकि इंडियन कॉर्पोरेट है उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल सके एफडीआई और आस के कंट्रीज़ के अंदर। तो यही था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक। अगला टॉपिक है वो हमारा है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसके अंदर ये किसने रिलीज़ की है, आरबीआई लेके आया ये स्कीम। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस स्कीम के आने से पहले जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी उनमें जो एक आम बंदा इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक वही अलाउड किए गए थे इन्वेस्ट करने में, ठीक है, उनको बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ में। अब इस स्कीम के अंदर, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर, हम एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं आरबीआई के साथ, और उस अकाउंट से हम बाई और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक। तो यही स्कीम थी, उसमें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। हार्बिंगर 21 ये क्या है, ये आरबीआई का फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन था जिसकी थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। हार्बिंगर 21 इतना ही जानना है इसके बारे में, फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन ऑफ आरबीआई, ठीक। अगली स्कीम है वो स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है। स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम कौन लेके आया है, एमएसएमई मिनिस्ट्री लेके आया है। किसके लिए है, सर्विस सेक्टर के लिए। क्या किया जाएगा इसके अंदर,
SC/ST की जो भी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज होगी उनको 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। किस लिए? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। ये इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, ठीक। अगला है टॉपिक है वो लीड्स 2021 रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसको कॉमर्स लेके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको रिलीज की है। इसके अंदर 21 इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड सर्विसेज। इनके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, 17 इंडिकेटर्स हैं टोटल इसमें। एंड ये 3 है परसेप्शन इंडिकेटर्स हैं, परसेप्शन इंडिकेटर या परसेप्शन डायमेंशन कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड सर्विसेज, ठीक। इस इंडेक्स को टॉप किया है गुजरात ने, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, और दिल्ली ने अदर यूनियन टेरिटरीज के केस में इसको टॉप किया है। उत्तर प्रदेश टॉप इम्प्रूवर रहा है इसमें। अगला स्कीम है वो है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ठीक। कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की स्कीम है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बंदे टेक्निकल एजुकेशन से क्वालिफाइड हैं उनको 1 साल के लिए आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिला रहे हो इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप के द्वारा, ठीक है। उसके अंदर जब इंटर्नशिप करते हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट इसका 50% स्टाइपेंड है वो देगी। अगला है इन्वेस्टर चार्टर। इन्वेस्टर चार्टर किसने रिलीज़ किया था? सेबी ने रिलीज़ किया है। इसका विजन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। उसमें इन्वेस्टर के राइट्स भी हैं और इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वेस्टर के राइट क्या है? गेटिंग फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट इन्वेस्टर का राइट है। एंड दूसरा है उसका जो ग्रीवेंसेज है उसको टाइमली एड्रेस किया जा सके। इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम इन्वेस्टर उन्हीं से डील करेगा जो कि सेबी ने मैंडेटेड किए हैं, इंस्टीट्यूशंस उन्हीं के साथ डील करेगा, और वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करता रहेगा। और कोई भी ग्रीवेंस आ जाए तो वो टाइम लिमिट सेट की गई है, उसी के अंदर वो अपना ग्रीवेंसेस को रेज करे। और अकाउंट्स हैं वो खुद के लिए बेनिफिट के लिए चलाए, न कि दूसरे के बेनिफिट के लिए चलाए, ठीक। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ इन्वेस्टर चार्टर का। किसने रिलीज किया है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक। अगला टॉपिक है वो स्कोर्स है। यहाँ से जो ग्रीवेंसेज रिड्रेसल करता है इन्वेस्टर्स सेबी के इस पोर्टल पे, तो वो इस स्कोर्स पोर्टल पे रिलीज करता है, ठीक है। स्कोर्स क्या है? जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेबी के साथ, ठीक। एंड अगला टॉपिक है वो है ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव। ये फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया? 2009 के अंदर। किसका है? एक पार्टनरशिप है बिटवीन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यूएनईपी एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ ओईसीडी। इन सब के बीच की ये एक पार्टनरशिप है। इसके अंदर वो जो है ये इंस्टीट्यूशंस है ना, ये गवर्नमेंट्स की हेल्प कर रहे हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। किसकी? लाइट ड्यूटी फ्लीट व्हीकल की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, लाइट ड्यूटी फ्यूल व्हीकल्स की, ठीक। इतना ही है इसके बारे में, और कुछ नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? ये एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। 1974 एनर्जी क्राइसिस के द्वारा बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ओईसीडी की पहल पे। एंड इंडिया ने इसको अभी एसोसिएट मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया था 2017 के अंदर। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ऑयल एंड मार्केट रिपोर्ट्स, और 2-4 रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ठीक। अगला टॉपिक है जूट। जूट क्यों न्यूज़ में रहा था? जूट इसलिए रहा था कि गवर्नमेंट ने अभी 100% मैंडेटरी फूड ग्रेन्स और 20% जो शुगर की जो पैकिंग होती है उनके लिए जूट बैग के अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक। इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। तो जूट एक क्रॉप है, ये देखो ये जूट की क्रॉप दी हुई है, ठीक। एंड ये इसके लिए कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ती है। अलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है, हेवी रेनफॉल चाहिए होता है, 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। दैन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि ये पहला तो यही हो गया है जो हमने अभी देखा है। दूसरा हम ये से कह सकते हैं कि जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग। तीसरा जूट स्मार्ट है, ये एक पोर्टल है जिस पे प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं। एंड जूट को एमएसएमई रेजीमे के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, जूट को एमएसपी रेजीमे में इंक्लूड किया गया एमएसपी में। और ये जूट सबसे ज़्यादा कौन कल्टिवेट कर रहा है? बंगाल कल्टिवेट कर रहा है। बाकी ये इस मैप में दिए हैं जूट कल्टिवेट, मेजर जूट कल्टिवेटिंग स्टेट्स हैं कौन से हो जाएंगे। पहला सबसे ज़्यादा कौन है? ये वेस्ट बंगाल है, उसके बाद में बिहार होगा शायद, फिर उड़ीसा है, फिर ये भी करता है, तेलंगाना भी करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है, असम भी करता है, ठीक। अगला टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। मेती ने लॉन्च किया था विजन 1000 डे, किसका है? विजन 1000 डे मेती का है। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का, ठीक। 2019 के अंदर हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलीज की थी। उसके अंदर हमने टारगेट सेट किया था $400 बिलियन का टारगेट सेट किया था कि हम इतना टर्नओवर रखेंगे, इस इंडस्ट्री का होना चाहिए बाय 2025। ये ऊपर वाला टारगेट विजन 1000 डेज का, वो 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का टारगेट अलग है, वो आत्मनिर्भर भारत के अंडर में रखा गया है। एंड ये जो टारगेट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 का 400 बिलियन टर्नओवर का 2025 के बाद में, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। एंड 200 इसके अंदर हम फोकस अदर गवर्नमेंट का क्या कर रही है इस इंडस्ट्री के लिए, 200 हम इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर बना रहे हैं। एंड दैन चैलेंजेस क्या क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए? R&D पे हम कम फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, 1 से 2% ही हम वर्ल्ड का टोटल मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, सप्लाई चेन का हम ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं है, ट्रेड बैरियर, नॉन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर है हमारे पास। दैन हैवी इंपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड क्या है? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। दैन ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन का हमें एक हिस्सा बनना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हमें MSME का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फिशरीज़ है। फिशरीज़, तो फिशरीज़ के लिए हमने गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट का फिशरीज सेक्टर से बाय 2024, 2024-25 तक 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है फिशरीज से। हम 3rd लार्जेस्ट फिशरी प्रोड्यूसर हैं और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। हम वर्ल्ड का 7.7% फिश का अकाउंट करते हैं। और फिशरीज सेक्टर के अंदर एक्वाकल्चर भी आता है। एक्वाकल्चर क्या है? इट इज़ ए फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग फिन फिश, क्रूटेशियंस, मोलस्कस एंड एक्वेटिक प्लांट्स, मोस्टली एल्गी, यूजिंग विद इन, और फ्रेश वाटर भी हो सकती है और मरीन वाटर में भी हो सकती है, ब्रैकिश वाटर में भी हो सकती है, इनलैंड स्लाइन वाटर फिशरीज भी हो सकती है। इंडिया की जो फिश है वो 10% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अकाउंट करती है। फिशरी एक स्टेट सब्जेक्ट है। एंड तो फिशरीज़ का इश्यूज़ है वो WTO पे चल रहा है कि डेवलप कंट्री चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडी दे रहे हैं फिशरीज़ पे, वो न दें। वो एक्यूज़ करते हैं कि ये जो सब्सिडीज हम दे रहे हैं उसके कारण ओवर फिशिंग हो रही है और ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो रही है, जो कि ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, परंतु ऐसा है नहीं। इस पे लिए नेगोशिएशन लॉन्च किए गए थे, वो 2001 में लॉन्च किए गए थे। उनको हम दोहा राउंड बोलते हैं, दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर इश्यूज़, इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था, वो आगे में देखते हैं, ठीक है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंदर उनको बताया गया था कि फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक ज़्यादा टाइम के अंदर दिया गया था कि वो अपने जो लॉ बनाएंगे WTO वाले, वो उनको 5 के बजाय 10 साल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 10 साल नए इम्प्लीमेंट करे, ठीक। इस तरह से उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। एंड ये इस ख़त्म करना चाहते हैं डेवलप कंट्रीज अभी। एंड इंडिया इससे हमारे को ये ख़त्म कर देंगे, तो इससे हमारा जो फिशरमैन है, लगभग 30 मिलियन फिशरमैन हैं, वो डिपेंड करते हैं इस पर, फिशरीज़ पे। हमारा तो है सब्सिडेंस फिशिंग है, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव फिशिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। इस फिशिंग सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। इसका एम क्या है? हार्नेसिंग एंड फिशिंग पोटेंशियल, दैन फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, डबलिंग द फार्मर इनकम, डबलिंग द फिशरीज की इनकम है उसको मॉडर्नाइजेशन करना है इनको। फिर एग्रीकल्चर UA में फिशरी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ावा देना है। सोशल एंड फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ फिशर्स की उसको ध्यान रखना है। रॉबर्ट फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना है। अगला प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ने ब्लू रिवोल्यूशन लॉन्च किया था, मीना कुमारी कमेटी भी इसी से रिलेटेड है। तो ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज का कर रहे हैं। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है 7500 करोड़ रुपए का। दैन नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज है, लॉन्च की गई है 2020 के अंदर। दैन किसान क्रेडिट कार्ड है, वो फिशरमैन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, एनवायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये इनिशिएटिव है। फिर अगला है वो इनिशिएटिव है वो अगला टॉपिक है वो हमारा है केस इकोनॉमी। अब हम देखते हैं केस इकोनॉमी क्या होता है। केस इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे केस का ज़्यादा यूज हो रहा हो इन कंपेयर के, किसके कंपेयर में? कार्ड के कंपेयर में, ठीक है। डेबिट कार्ड और उसके दूसरे के कंपेयर में, दूसरे पेमेंट है, ठीक है।
तो उसको केस इकोनॉमी बोलते हैं। केस इकोनॉमी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इन्फॉर्मलाइजेशन है, सिंपल है, बहुत फास्ट है। एंड अभी जो हमारा केस टू जीडीपी रेशियो है वो कितना है, 14.7% है। कितना है, 14.7%। ठीक, ये देखो इधर 14.7% है अक्टूबर 2021 के अंदर। एंड जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उससे पहले कितना था, 12% था। केस टू जीडीपी रेशियो या फिर ये बताता है करेंसी इन सर्कुलेशन में कितना है। ठीक, तो वन ऑफ द एम वाज डीमोनेटाइजेशन का एक एम था कि हम करेंसी इन सर्कुलेशन को डिक्रीज करेंगे, परंतु कॉन्ट्रे में हुआ क्या है, अभी बढ़ गया है। उसके बाद में डीमोनेटाइजेशन के बाद में करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गया है, और जो हाई वैल्यू नोट्स का शेयर था जैसे कि 500 हज़ार है, वो बढ़ गया है इन कंपेयर टू अनदर। पहले जो गवर्नमेंट ने रीज़न दिया था कि उसका शेयर कम करने जा रहे हैं, तो अभी वो बढ़ गया है। ठीक है, और 4 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अभी 4 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। फिर कैशलेस सोसाइटी है, उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, एंड इससे ब्लैक मनी कम होगा ताकि डिजिटल ट्रायल होगा। ठीक है, उससे काउंटरफेट करेंसी कम होगी, एंड लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक, उसके चैलेंजेस क्या है, कैशलेस सोसाइटी के लिए चैलेंजेस है कि लोगों के पास लिमिटेड अवेयरनेस है, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की कम है, 30% से ही कम ही है फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे इंडिया के अंदर। दैन सेफ एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चैलेंजेस वर्चुअल करेंसीज लाइक बिटकॉइन है, इनका भी चैलेंजेस है, लोग खरीद रहे हैं, इससे रिलेटेड भी चैलेंजेस हो गया कैशलेस सोसाइटी में। इनमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, चोरी हो जाती है। ठीक, दैन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इंडिया का, वो लगभग 55 से कम ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कितना है, 53.9 है ओनली। आगे हमारा इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, हमें इंटीग्रेटेड पेमेंट रेगुलेटरी सिस्टम को बढ़ावा देना होगा, और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हमें और डीपर करना पड़ेगा, ब्रॉडनिंग करनी पड़ेगी उसकी, एंड देन हमें इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, एंड 5G लाइक टेक्नोलॉजी को और जल्दी डेवलप करना पड़ेगा। स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का पार्टिसिपेट चाहिए होगा, बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा यूजर्स के अंदर। अगला जो हमारा है टॉपिक है वो है स्टेट फाइनेंशियल स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021 एंड 2022। 2021-22 के ये एक रिपोर्ट आई थी, वो आरबीआई के द्वारा रिलीज़ की गई है। इसके अंदर स्टेट्स का जो बजट का है उसके बारे में बताया गया क्या सिचुएशन है। तो 2021-22 के अंदर स्टेट्स का बजटेड कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था, वो 3.7% है। ठीक है, कितना है, सब स्टेट्स का मिला के बजट के अंदर उनका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 3.7% है। एंड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है सब स्टेट्स का, वो 31% है, 31%। ठीक, मार्केट ब्रोइंग इसका कितना हिस्सा है, 63% है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लोन है उसका 63% क्या है, मार्केट ब्रोइंग है। एंड वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, कैपिटल 2/3 ऑफ द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर स्टेट से आता है, और स्टेट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है, एंड एक और बात है कि हमारा जो लो पॉवर्टी टैक्स कलेक्शन है वो 0.2% ऑफ जीडीपी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी पे। लो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है सिग्निफिकेंटली, दैट इज ओनली 0.2% ही हम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं, जबकि यूएस के अंदर 2.47% ऑफ जीडीपी वो कलेक्ट करते हैं, एंड यूके के अंदर 3% है, फ्रांस के अंदर 2%, 2.64% है, इंडिया के अंदर 0.2% ही है केवल। पब्लिक डेब्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 25% ऑफ जीडीपी हो गया है स्टेट्स वाला पब्लिक डेब्ट है, वो 17% हुआ करता था 2011 में, अभी कितना हो गया, 25.1% हो गया है पब्लिक डेब्ट। ठीक, इतना ही पढ़ना है, बाकी तो ये अपडेट होता रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा उसके बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।